नमस्कार। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना तकदीर रचता है। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ये आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक 5:15 बजे आप सब लोगों के सामने हाजिर हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे आपके साप्ताहिक करंट अफेयर्स के रिवीजन की, जो भारत और विश्व से संबंधित है। उन सभी विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। कल शनिवार का दिन था तो हमने बातचीत की थी आप लोगों से राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में, और आज हम बातचीत करेंगे भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। चलिए, हाँ जी भाई साहब, राकू आपकी बात मैंने पढ़ दी है सारी, ठीक है। चलिए मित्रों, सभी का स्वागत, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, राधे राधे, आप सभी को नमस्कार। अब शुरुआत करते हैं आज के सवालों की, बिना किसी देरी के, बिना किसी। हाँ जी, अमित शर्मा जी, जी नमस्कार। दयाराम, सैंडी वर्मा, एसआई मंजू, फ्रूटी, योगी, जयश्री, दयाराम, ठीक है। सभी मित्रों के नाम ले लिए मैंने। अब बात 30/1/2022 के करंट अफेयर्स के वो सवाल, तो रिवीजन प्लस कल के कुछ अच्छे सवाल थे वो भी मैंने इसी के साथ समाहित कर दी। तो हम सब कल तक की जो घटित घटनाएं हैं उन सभी विषयों पर आप लोगों के सामने बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मित्रों। क्या है सवाल, जरा पढ़िए और जवाब दीजिए। सवाल यह कि हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार बनाया गया अभी हाल ही में, किसे बनाया गया है? क्वेश्चन कराओ। मनीष जी, क्वेश्चन आपके सामने है, आगे हैं। पहला सवाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसका सही जवाब आप लोग दीजिए भैया। क्या है इसका सही जवाब? तो यहां लिखा है हाल ही में प्रधानमंत्री जो है इनके आर्थिक सलाहकार जो हैं वो किसे बनाए गए। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो आपको पता है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो हैं वो अभी हाल ही में किसे बनाए गए। एक है आर्थिक सलाहकार परिषद, उसमें ध्यान रखिएगा अलग अलग तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं शामिल, लेकिन प्रधानमंत्री का आर्थिक मुख्य सलाहकार जो है वो अभी हाल ही में किसे बनाया गया? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को, डॉक्टर विवेक देबरॉय को, डॉक्टर वी के सारस्वत को। तो ध्यान रखिएगा कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम के स्थान पर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को बनाया गया। इन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों में इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ाया है, यानी यहाँ केवल हिंदुस्तान नहीं विदेश तक इनकी अलग अलग पहचान है इस विषय को लेकर के। तो डॉक्टर वी के अनंत नागेश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे 5 स्टार सवाल कर लीजिएगा आप लोग आगामी परीक्षाओं के लिए। यानी जितने स्टार हैं 5 तक के स्टार की हमारी रैंकिंग रहती है। 1 स्टार है सबसे कम इंपोर्टेंट, 2 स्टार थोड़ा ठीक ठाक है, 3 स्टार थोड़ा अच्छा है, 4 स्टार इससे भी अच्छा है, लेकिन 5 स्टार जो सवाल है वो ये मानकर चलिएगा आपकी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जो है, ये वी नागेश्वर साहब को आर्थिक सलाहकार बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किसके स्थान पर बनाया गया है? तो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम के स्थान पर इनको जगह मिली है। मैंने नीचे 2 व्यक्तियों के नाम और लिखे हैं, विवेक देबरॉय और डॉक्टर वी के सारस्वत जो हैं, ये भी जरा समझ लीजिएगा। नीति आयोग का नाम आपने सुना होगा, नीति आयोग। ये नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर आया, थिंक टैंक संस्था के रूप में इसे जाना जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये इसका फुल फॉर्म है। और ये नीति आयोग में एक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 2। ये पूर्णकालिक सदस्य जो हैं उनमें पूर्णकालिक सदस्यों में 2 सदस्य आपके सामने हैं, जिनमें एक का नाम विवेक देबरॉय है, एक का नाम डॉक्टर बी के सारस्वत है। इसके बाद अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये उपाध्यक्ष में अगर बात करें तो आप लोगों ने 2 नाम सुने होंगे, एक डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का नाम सुना होगा, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ये नाम आपने बहुत सुना होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद एक नाम आता है डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार जो है, ये 2 व्यक्ति जो हैं इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पहले डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे, उसके बाद डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये सब बात जानते हैं। इसके बाद यहाँ के सीईओ भी आप जानते हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन रहे हैं। अब जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो आगामी परीक्षाओं में यही पूछा जाएगा कि डॉक्टर
वी अनंत नागेश्वर के संबंध में आपसे सवाल पूछेंगे कि आर्थिक सलाहकार हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसे बनाया गया है। यह सवाल कई परीक्षाओं में, ऐसे पूर्ववर्ती परीक्षाओं में जब जब भी यह घटना घटी है तब तब ऐसा सवाल पूछा जा चुका है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। और नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आया, लेकिन योजना आयोग को समाप्त करने की जो है घोषणा कब हो चुकी थी, तो अगस्त 2014 का ध्यान रखना। अगस्त 2014 में योजना आयोग को हटाने की या उसे समाप्त करने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 जो है इसमें अस्तित्व में आया। कौन? आपका नीति आयोग जो है वो वाला। अब जरा सुनिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करें तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। ऐसे सीएम कौन कौन रहे हैं जो पीएम बने? ऐसे सीएम कौन कौन है जो बाद में पीएम बने? उसमें सबसे लास्ट वाला नाम है वो नरेंद्र मोदी का है। क्या है? सबसे लास्ट वाला नाम नरेंद्र मोदी का है, जो सीएम से क्या बने थे? पीएम बने थे। सबसे पहला नाम मोरारजी देसाई का आता है। मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई जो है वो सबसे पहले जो है वो सीएम थे जो पीएम बने। ये कहां के थे? तो ध्यान रखना, पूर्व एक बॉम्बे रियासत होती थी उसके ये सीएम रह चुके थे। बॉम्बे रियासत जो होती थी, बॉम्बे और महाराष्ट्र जो गुजरात वाला जो हिस्सा है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पूर्व बॉम्बे जो है उस रियासत में आते थे। उसके बाद दूसरे जो है वो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। आज इनकी पार्टी जो है वो आपको पता होगा, चौधरी चरण सिंह जी के पोते जो हैं वो अभी मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो है उस पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है ये पार्टी। तो चौधरी चरण सिंह जो है ये ध्यान रखना, उस समय अविभाजित जो संयुक्त प्रांत था, अविभाजित जो संयुक्त प्रांत था उससे संबंधित थे। तीसरा नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम आता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो भी बने। और याद रखना उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। 4 नंबर पर आपका नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो है इनका नाम आता है। पीवी नरसिम्हा राव जो है इनको ध्यान रखना है। ये भी पहले कहां के सीएम रह चुके हैं? पीवी नरसिम्हा राव जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश जो है, क्या है? आंध्र प्रदेश वहां के क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। और 5वां नंबर पीवी नरसिम्हा राव, ध्यान रखना 1991 में ध्यान रखना जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर आया उसमें राव मनमोहन मॉडल जो है, राव मनमोहन मॉडल, यही वो मॉडल है जिसकी बदौलत हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ वृद्धि हो पाई। यही वो मॉडल है जिसके बाद हिंदुस्तान को वैश्वीकरण जैसी हिस्सेदारियां मिलने लगी। और हमारा जो ये राव मनमोहन मॉडल है इसी की बदौलत आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की इतनी अच्छी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं। 5वां जो नाम है वो किसका आता है? इसमें एचडी देवगौड़ा का आता है। एचडी देवगौड़ा का नाम आता है। और एचडी देवगौड़ा जो है वो कर्नाटक जो है, इस कर्नाटक के क्या रहे थे? तो एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के यहां पर सीएम रहे। उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी, यानी छठे ऐसे सीएम है जो प्रधानमंत्री बने बाद में। ये नाम परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाओ, तो हमारा कोई इरादा नहीं है इस प्रकार का, लेकिन इस सारी बातों को लेकर बातचीत करना जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में सवाल आते हैं। आप कहोगे तो सिर्फ करंट अफेयर्स की बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के कहने से परीक्षाओं के सवाल नहीं छूटा करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। पंडित जसराज की 92वें जयंती पर, 92वीं जयंती अभी पंडित जसराज की मनाई गई है 28 जनवरी को। तो पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया है ये बताइएगा जरा। हाँ ये चलिए हाँ जी, यहां है पंडित जसराज की 92वें जयंती पर, 92वीं जयंती है इनकी। और ये कब मनाएगी? 28 जनवरी को मनाएगी। 28 जनवरी को मनाई गई थी ये। इस समय पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया ये बताइएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसका सही जवाब आप दे पा रहे होंगे। अमित शाह द्वारा या नरेंद्र मोदी जी द्वारा या प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा या राजनाथ सिंह जी के द्वारा, किसके द्वारा पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया अभी हाल ही में, आप ये बताएंगे।
चलिए अभी देखते हैं इसका सही जवाब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने जसराज जो है, पंडित जसराज शास्त्रीय जो संगीत है उससे संबंधित है, आपको ये पता होगा। और संगीत क्षेत्र में अलग अलग और युवा आगे आ सके, इसको लेकर के है वो पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन की अभी स्थापना की गई है। और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जयंती 92 थी, 28 जनवरी को मनाई। रामनाथ कोविंद हमारे क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, राष्ट्रपति। एक सवाल मेरे दिमाग में हो रहा है, वो बता देता हूं आपको। देखो, एक तो याद रखिएगा पीएम, एक याद रखिएगा राष्ट्रपति, और एक याद रखिएगा मेरे मित्रों उपराष्ट्रपति। एक क्या याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। क्या याद करना है सर इनमें, वो व्यक्ति जिनका पद पर रहते निधन हो गया था उनमें। प्रधानमंत्रियों की अगर बात करें तो आपको 3 नाम प्रमुखता से याद रखने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का, लाल बहादुर शास्त्री का याद रखना है। इसके बाद इंदिरा गांधी का याद रखना है। प्रधानमंत्रियों की अगर बात पूछी जाए, इंदिरा गांधी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, उनके नामों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हाँ जी, स्टार्ट होंगे सपना जी, सभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। यहां देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के द्वारा अगर बात की जाए तो पद पर रहते हुए एक तो जाकिर हुसैन है, क्या है, जाकिर हुसैन साहब है, जाकिर हुसैन साहब, ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद में फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन क्या है, अली है। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। हुसैन साहब, जाकिर अली, जाकिर अली याद कर लो, एक ही नाम याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। जाकिर अली, जाकिर क्या है, अली जो है, इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली जो है, ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ, निधन हुआ। और प्रधानमंत्रियों की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी नाम आते हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम है कृष्णकांत। क्या है, कृष्णकांत नाम आप शायद याद कर पाओगे मेरे हिसाब से। कृष्णकांत जो है, इनका भी उपराष्ट्रपति के तौर पर याद रख लीजिएगा। हाँ जी, ये सारे नाम जो है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। इसमें से कुछ सवाल पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, जैसे राष्ट्रपति का पूछा जा चुका है, बाकी भी पूछे जा सकते हैं। और ये सवाल आपके लिए एकदम नया है, आज तक आपने इसको कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये मुझे भरोसा है। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता विभाग इनके पास है। रामनाथ कोविंद अभी 2022 तक ये राष्ट्रपति हैं। 2022 में राष्ट्रपति जी का क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। और निर्विरोध अगर पूछा जाए, एक सवाल और लिख देता हूं यहां पर आपके सामने ही, अगर निर्विरोध निर्विरोध के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि निर्विरोध किस व्यक्ति को चुना जा चुका है, किसके तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो निर्विरोध रहे। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो ऐसे 2 नाम जरूर ध्यान रखना है जिनका चुनाव निर्विरोध रूप से हुआ है। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी है, ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध रूप से इनका चुनाव हुआ है। और उपराष्ट्रपति की मेरे मित्रों अगर बात की जाए तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं। यानी नीलम जो है, नीलम और राधा दोनों याद कर लो, नीलम और राधा जो है ये दोनों क्या रही है, निर्विरोध रही है, नीलम और राधा। हाँ जी, तो ये दोनों जो है वो निर्विरोध रही है, कोई विरोध इनका नहीं हुआ है। नीलम और राधा जो आपकी क्लास की है वो नीलम और राधा दोनों निर्विरोध हैं। और नीलम संजीव रेड्डी और कौन से हैं, राधा कृष्णन, ये राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति, दोनों निर्विरोध रूप से इनका चुनाव हुआ है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। आपके सामने सवाल है, आपके सामने ये रहा, हाल ही में संसद सचिवालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है, ये बताइए भैया। हाल ही में संसद सचिवालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है, संसद सचिवालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया। अभी आपको पता है संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और इसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वार्षिक वित्तीय लेन देन के संबंध में जो है वार्षिक जो लेखा जोखा है उस शब्द का इस्तेमाल जरूर है, लेकिन बजट शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। संसद सचिवालय द्वारा इनमें से किस ऐप को लॉन्च किया गया। ये संसद सचिवालय का मुख्य जो है, मुख्य कौन होता है, मुख्य का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो ध्यान रखना, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्या होता है,
लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है साहब? ये है ओम बिरला जी, ओम बिरला साहब हैं। और ओम बिरला जी जो है वो कहां से आते हैं? तो ये कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है यहां से आते हैं। तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? डिजिटल संसद है, संसद इंडिया है, जाने अपनी सरकार है, या संसद समझ है? इसका सही जवाब क्या है जरा बताइएगा। हाँ जी, तो एकदम सही जवाब आप सब लोगों का आया है। इसका सही जवाब डिजिटल संसद ही है। क्या है? डिजिटल संसद नाम का एक डिजिटल ऐप जो है वो क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया। देखिए अब इसके माध्यम से जो हमारे सांसद हैं उन सांसदों को एक्चुअल सारी जानकारियां किसी बिल के बारे में, संसद के बारे में जो भी जानकारी दी जानी है, इस ऐप के माध्यम से उनको सभी जानकारियां जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपकी जो स्क्रीन पर है वो है, दक्षिणी मोबुआंग गांव को आदर्श ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? यह बताइए आप। तो बस दक्षिणी मोबुआंग गांव को आदर्श ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है, यानी खुले में शौच मुक्त वो गांव तो है ही, उससे आगे की कैटेगरी इसे प्रदान की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? आपको उस राज्य का क्या बताना है? नाम बताना है। किस राज्य से संबंधित है यह गांव? ठीक है, हाँ जी, वार्षिक वितरण जो विवरण, ठीक है, 112 आर्टिकल आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, घोषित किया गया यह किस राज्य में है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मेघालय में, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ऐसा है? तो देखिए मेरे दोस्तों, दक्षिणी मोबुआंग गांव को अभी हाल ही में आदर्श ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया, तो यह पड़ता है आपका मिजोरम में। कहां पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इधर वाले पूर्वोत्तर वाले जो हमारे राज्य हैं उनकी अगर बात की जाए तो आप लोगों को नाम होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका रहता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम के बाद आपका इधर त्रिपुरा के बाद यहां पर आपका एक पड़ता है असम के साथ ही यहां मेघालय से ऊपर यहां पर आपका पड़ता है सिक्किम। ये सब आपको थोड़ी बातें क्या कर लेनी है? ध्यान रख लेनी है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। इसका सही जवाब क्या है? मिजोरम है। अगला सवाल आपके सामने, यहां पर अभी हाल ही में इनमें से विधानसभा चुनाव कहां हो रहे हैं ये भी आपको पता होगा। विधानसभा के चुनाव जो है वो 5 राज्यों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, आपको ये भी पता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद आपका पंजाब है, ठीक है, पंजाब के बाद आपके यहां पर कौन सा है? गोवा है, गोवा में भी चुनाव संपन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और गोवा है। इसके अलावा मणिपुर जो है, मणिपुर यहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है। ये 5 राज्य वो हैं जहां पर क्या किया जा रहा है? चुनाव होने जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने रख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिए। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर 2022 का आयोजन नौसेना द्वारा कहां किया गया यह बताना है। चलिए संयुक्त समुद्री अभ्यास है, तीनों सेनाएं यानी नौसेना, इसमें वायुसेना और आपकी इसमें थल सेना। कौन सी सेना है जी? थल सेना। इसके अलावा तटरक्षक जो बल है, तटरक्षक बल, जिसे कोस्ट गार्ड के नाम से तटरक्षक बल जो है, इन सब ने मिलकर एक समुद्री युद्धाभ्यास किया है। इसका आयोजन कहां किया गया? जिसे नाम संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर नाम दिया गया। इसका नाम क्या है? पश्चिमी लहर है। तो पश्चिमी लहर जो है इस नाम से एक अभ्यास आयोजन किया गया। ये कहां पर किया गया आपको ये बताना है। प्लस इसके साथ ध्यान रखना, बीएसएफ ने राजस्थान में अभी जो है वो आपको पता होगा, शीतलहर जो है इससे बचाव के लिए 2 अभियान बीएसएफ के द्वारा मुख्य चलाए जाते हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु में चलाया जाता है, कहां पर? ग्रीष्म ऋतु में, और एक चलाया जाता है शरद ऋतु में। तो ये 2 अभियान राजस्थान जो है वो बीएसएफ के द्वारा यहां पर होने वाली जो तस्करी जैसे अभियान है उसके लिए चलाए जाते हैं। इसका सही जवाब है पश्चिमी लहर है। तो पश्चिमी से संबंधित है, पश्चिम से जुड़ा हुआ जो है वो एक ही नाम है इसमें, पश्चिमी तट जो है। ये पश्चिमी तट जो आपका है, ठीक है, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिमी है। पश्चिमी तट जो आपका है सह्याद्री, जहां पर आपके इस प्रकार के बहुत ज्यादा
ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ऊंचाई होने के कारण, ऊंची पहाड़ियां होने के कारण यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है उसके कारण बहुत सारी वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये पश्चिमी जो तट है, क्या है, पश्चिमी तट, इस पश्चिमी तट के आसपास जो है वो इस अभ्यास का क्या किया गया, आयोजन किया गया। पश्चिमी तट के पास इस अभ्यास का क्या किया गया, आयोजन किया गया। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिएगा। यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट आया है। मस्कत में आयोजित एशिया महिला हॉकी कप में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है, ये बताइएगा। मस्कत जो है यहां पर अभी हाल ही में एशिया कप, ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप जो है इसका आयोजन किया गया। एशिया कप जो है इसका आयोजन कहां किया गया, महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन अभी मस्कत में किया गया, ठीक है, मस्कत में इसका आयोजन किया गया। इस वाले मुकाबले में ध्यान रखिएगा कौन सा पदक जो है वो भारत ने हासिल किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत ने जो है वो ये मुकाबला जो है वो सेमीफाइनल का मुकाबला था, सेमीफाइनल का मुकाबला था। तो इस मुकाबले में भारत ने चीन को हराकर, भारत ने च्याउ म्याऊ चीनी मिनी को हराकर क्या कर दिया, चीन को हराकर भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। भारत ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक इसमें जीता है, और चीन ने कुछ नहीं जीता, इसमें ध्यान रखिएगा ये बात। तो सेमीफाइनल जो है इसका मुकाबला जो है इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो ब्रोंज मेडल भारत ने जीता है। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रोंज है। तो भारत ने इसमें ब्रोंज मेडल जीता है। और टोक्यो ओलंपिक की अगर बात पूछी जाए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया था, महिला ने कौन सा स्थान हासिल किया, चौथा। और पुरुष जो है उन्होंने तीसरे स्थान का मतलब उसमें ब्रोंज जीता था, ब्रोंज मेडल जो है वो जीता था किसने, पुरुष टीम ने। ये भी हमें क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। और इस टीम का नेतृत्व जो है वो राजस्थान की महिला खिलाड़ी कर रही है, और आपको उसका नाम भी हजारों बार बताया है, कौन सी पुनिया यहां पर अपने रेगिस्तान की आपूर्ति करे, राजस्थान की खिलाड़ी है जो इसका नेतृत्व किया है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को मिल गया है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी सवाल यह है कि महिला एशिया हॉकी कप में भारत ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता। तो बात अभी हो गई है इस सवाल पर हालांकि, लेकिन फिर भी आप तक ये सवाल पहुंच जाए इसलिए आपका रिवीजन करते समय छूटे नहीं। सवाल को दूसरे फॉर्मेट में भी आपसे पूछ लिया गया है कि महिला एशिया हॉकी कप में भारत ने किसको हराकर कांस्य पदक जो है वो हासिल किया। सिंगापुर को, श्रीलंका को, चीन को, जापान को। तो मैंने बता दिया चीन को हराकर भारत ने इसमें क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। चीन को हराकर भारत ने इसमें कांस्य पदक जो है वो जीता है। कांस्य पदक किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। चलिए जी, हाँ जी, सविता पूनिया, झांसल, भादरा, हनुमानगढ़, ठीक बात है भाई। यहां पर है कांस्य पदक जो है वो भारत ने जीता है। किसको हराकर जीता है, तो चाइना को हराकर जीता है। अगला सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या कहूं, ये मानकर चलिएगा, निश्चित तौर पर सवाल आएगा। और पहले भी मैंने जब ये पढ़ाया था तो आपसे कहा था याद करके चले जाना, आएगा। और एसआई में पूछ लिया गया। जापान की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीता। पहला जो कथन है वो 5 स्टार है, 5 स्टार है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि क्या कहानी है इस स्टार की। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी जो है, उस एश्ले बार्टी ने क्या किया है मित्रों, डेनियल कॉलिंस को हराकर। डेनियल कॉलिंस कहां की है, अमेरिका की है, ठीक है। एक खिलाड़ी है जिसका नाम है एश्ले बार्टी, बाल्टी नहीं है, बार्टी है, एश्ले बार्टी है। इसने ये कहां की है, तो ये है भैया जापान की, ठीक है, जापान की है ये वाली। और इधर कौन है, तो इधर अपनी है डेनियल कॉलिंस। डेनियल क्या है, कॉलिंस है। ये रट्टा मार लेना आप लोग बहुत अच्छे से, डेनियल कॉलिंस है। ये कहां की है, तो ये है भैया अमेरिका की, अमेरिका की है। और अपने जीवन का पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो जीता इसने, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया महिला एकल का खिताब, ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल का खिताब, महिला एकल का खिताब जो है वो इसने जीता है। और हराया भी किसको है, अमेरिका को। एश्ले बार्टी, डेनियल कॉलिंस, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। उपविजेता और विजेता के संदर्भ में ध्यान रखना, एश्ले बार्टी जो है इन्होंने क्या जीता है, इसका पुरस्कार जीता है।
फिर है डेनियल कोलिंस जो है वो उप विजेता रही है, तो मैं यहां लिख देता हूं विजेता, विजेता है, और ये क्या है, उप विजेता है, ये है उप विजेता है। ये सब बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ही कथन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जो है वो इन्होंने जीता है। दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। मिश्रित युगल में, मिश्रित मुगल नहीं है, मिश्रित युगल में फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविक और क्रोएशिया के इवान डोडिक ने जीत दर्ज की। ये युगल का है ना, आपको याद करना है, बस पढ़ लीजिए। ये भी सही है कि फ्रांस की क्रिस्टीना है और क्रोएशिया के जो इवान है वो है। और मिश्रित का मतलब ये होता है एक मेल होता है और एक क्या होती है, फीमेल होती है, ये दो मिलकर खेलते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल मिश्रित युगल जो है इसमें फ्रांस की क्रिस्टीना यानी महिला है और क्रोएशिया के इवान डोडिक जो है वो पुरुष है। इनमें से आपसे पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है, तो इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य कथन है। इसका मतलब इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी जवाब जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एस्ले बार्टी और डेनियल कोलिंस का नाम पक्का याद करना है, आज ही रट्टा मार के इसको लिख देना दीवार पे कि आएगा पेपर में। ऑस्ट्रेलिया ओपन हमें ध्यान रखना है। और वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो टेनिस की होती है उसकी प्रथम जो प्रतियोगिता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल जरा देखिएगा, अगला सवाल भी इसी तरीके का मैंने बनाने की कोशिश की है, जरा आपको ठीक लगे तो देख लो। यह है हमारे 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। इन्हें पंजाब केसरी और शेर पंजाब यानी पंजाब का शेर कहा जाता है। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापक भी इन्हें बनाया गया। इनमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो आपने तीन नाम सुने होंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, लाल, बाल और पाल। तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीन तिकड़ी जो है इनको गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता था। गरम दल या उग्रवादी जो नेता थे, उग्रवादी जो दल था, उस आंदोलन में प्रमुख रूप से गरम दल के तीन नेताओं के नाम आते हैं, लाल, बाल और पाल के। उसमें 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती अभी मनाई गई है और इन्हें पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और आपको पता होगा गदर पार्टी में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी इन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत सारा प्रयास इन्हें किया है। और 1894 में जो पीएनबी आज का पीएनबी है, आज का वही पीएनबी है जो उस जमाने का पीएनबी था। तो इस पीएनबी के वो सह संस्थापक भी बने हैं। सत्य कथन है दोनों ही, ए व बी दोनों कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। तो इस बात को भी आप लोग मेरे हिसाब से याद रख पाओगे। हाँ जी, लाल, बाल, पाल, गरम दल, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा मेरे मित्रों। अगला सवाल आपको एक महीने पहले पढ़ाया गया था, लेकिन शपथ ग्रहण अब हुई है, इसलिए एक बार और पढ़ा देता हूं। एक महीने पहले मैंने आपको पढ़ाया था होंडुरास के बारे में, ठीक है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में शपथ किसने ग्रहण की? उस समय चुनाव चल रहे थे और चुनाव में इनको भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। होंडुरास की वो महिला जिसको पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया, चुना गया। और एक आपको और बताया था कि एक ऐसा देश भी है जिस देश का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जिसने क्या किया था, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के उपनिवेश जो है उससे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, यानी उसे गणतंत्र घोषित कर लिया। उस देश का नाम भी आपको बताना है। गणतंत्र घोषित किया हाल ही में, पिछले वर्ष ही, उस देश का भी नाम आपको क्या करना है, बताना है। ब्रिटेन से अपने आप को अलग कर लिया, यानी क्राउन की जो आधिपत्य था थी उसको अलग से अपने आप को हटाने की कोशिश की। तो गणतंत्र घोषित करने वाला वो देश कौन सा था, उस देश का भी नाम आपको बताना है। तो यहां है सियामारो कास्त्रो पेट्रफियाला। पेट्रफियाला जो है वो चेक गणराज्य है, क्या की है, चेक गणराज्य की है। चेक गणराज्य जो है यहाँ की महिला राष्ट्र, ठीक है, प्रमुख है। तो अभी आपको बताना है सेंडा मेसन और सिंगर रिहाना, ठीक है, सेंडा मेसन, सिंगर रिहाना, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, चलिए उस देश का नाम क्या है जिस देश ने अभी अपने आप को गणतंत्र घोषित किया था, उस देश का नाम भी जरा आप लोग बताइएगा। हाँ, तो सियामारो कास्त्रो जो है वो होंडुरास जो है, यहाँ की होंडुरास की महिला क्या है, होंडुरास। ऐसे सवाल आते हैं, आरएस परी का पेपर उठाकर देखना, आप लोगों से 3 सवाल इस प्रकार के पूछे गए, उसमें से सियामारो कास्त्रो होंडुरास जो है यहाँ की क्या है, महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया है, शपथ ग्रहण किया है। एकदम सही जवाब आ चुका है आपका, बारबाडोस। कौन सा देश है जिसने अपने आप को घोषित किया, उस देश का नाम है बारबाडोस, बारबाडोस।
ये याद होने चाहिए आपको सब चीजें, क्या घटित हो रहा है देश दुनिया में, तभी आनंद आएगा करंट अफेयर्स पढ़ने का, और तभी आप लोग दुनिया से आगे सोचने की ताकत रखोगे। जिस व्यक्ति की करंट अफेयर्स पर पकड़ है उसको पता चलता है दुनिया में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। तो चलिए, पेटर फियाला इसका सही जवाब है। देखिए, सेंडा मेसन जो है, सेंडा मेसन जो है वो कहां की, बारबाडोस की, बारबाडोस, बारबाडोस जो है यहाँ की क्या है, महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यानी पहली राष्ट्रपति ही है और वो भी महिला बनी है, सेंडा मेसन। सिंगर रिहाना जो है, इनको बारबाडोस की क्या कहा जाता है, जिस प्रकार हमारे यहाँ राष्ट्रपिता और ये सब कहा जाता है, तो यहाँ की जो क्वीन है, या एक प्रकार को ये कह दीजिएगा कि वहां की स्टार जो है, बारबाडोस की जो स्टार है, जैसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ की जो प्रमुख है सिंगर रिहाना जो स्टार है उसको घोषित किया गया है, सिंगर रिहाना को यहाँ पर स्टार घोषित किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। मेरे हिसाब से ये सारी बात समझ में आ गई। सियामारो कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उसने शपथ ग्रहण की है। पेटर फियाला जो है वो चेक गणराज्य की है। सेंडा मेसन राष्ट्रपति है बारबाडोस की, और यहीं की स्टार किसको घोषित किया रहा है, सिंगर रिहाना को घोषित किया हुआ है। तो सिंगर रिहाना का भी संबंध कहां से है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बारबाडोस से ही क्या है, संबंध है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये सब सवाल आप लोगों को पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी, और वो भी कहां पर होगी, तो ये इस नाम से टेलीग्राम चैनल जो है यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये सब आंसर सही, यहां अगर नहीं मिले तो आपको बता रखा है 8 9 चौको 7, ठीक है, 8 3 2 3 7 0, ये जो है यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, इतना लिखकर पीडीएफ ये लिखकर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ये लिखकर आपको इसका टेलीग्राम का लिंक भी उपलब्ध हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग सब पहले से ऐड हैं, और कुछ अच्छे सवाल भी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे यहां पर आप लोगों तक पहुंचाने की, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। अब फटाफट रिवीजन होगा। ये सब नए सवाल थे जिस पर पहले क्लास में बातचीत नहीं हुई है, अब सब सवालों पर बातचीत हो चुकी है, ऐसे सवाल हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा पहला सवाल आपके सामने है, वो देखिए क्या है। मैंने जो सवाल अब पढ़ा चुका हूं पहले की क्लासों में उन पर बात कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा विस्तार से बातचीत नहीं करते हुए सीधे सवालों की बात, उनसे संबंधित बात करेंगे। पहला सवाल है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। 22 जनवरी को यहां का पहला जिला सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो ठीक है, हाँ जी, चलिए, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। 22 जनवरी को यहां का पहला सुशासन सूचकांक अमित शाह के द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था, आपको ये मालूम होना चाहिए। मनोज सिन्हा के बारे में आप लोग जानते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जो हैं वो ध्यान रखना कौन थे, तो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, बाद में किसको बनाया गया, मनोज सिन्हा को उनके स्थान पर यहां पर भेजा गया। चलिए, अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे सीएजी हैं, ये ध्यान रखना है 148 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद आपको अगर याद है तो ये बात भी जानकारी में होगी। चलिए अगला सवाल आपके सामने जो है वो क्या है, जरा देखिएगा। यह है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत संस्था व व्यक्ति को कितनी राशि प्रदान की जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। पराक्रम जो दिवस है, इस पराक्रम दिवस के अवसर पर इनको प्रदान किए जाते हैं। यह 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और मैंने ये बताया कि 2 पुरस्कार इसमें प्रदान किए जाते हैं। एक तो प्रदान किया जाता है किसी संस्था ने जिन्होंने इस क्षेत्र में योगदान किया है, एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो संस्था को 51 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, और इसको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 51 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आपके अब तुरंत जवाब आ जाने चाहिए, क्योंकि सब सवाल ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है, इस बार यह आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था और प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। यह सही जवाब होगा, यानी इसमें ए व बी सही जवाब होगा। ए व बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। बोले सर ये सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्था क्यों लिख रखा है, फिर ये इसलिए लिख रखा है मेरे दोस्तों, विनोद शर्मा जो है वो सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या है, उपाध्यक्ष के पद पर ये अभी क्या कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं। तो सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान में एक काम कर रहे हैं कौन, विनोद शर्मा, इनसे संबंध है।
इसलिए ये लिख दिया गया। बाकी इसका एकदम सही राइट आंसर जो है वो ए व बी है। यानी गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को इतने रुपए 51 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए गए और विनोद शर्मा जी को 5 लाख रुपए की राशि इस अवसर पर प्रदान की गई। और सुभाष चंद्र बोस का जो स्टेच्यू है वो 3D होलोग्राम जो है वो कहां पर लगाया गया, तो इंडिया गेट पर लगाया गया। इंडिया गेट पर जहां पर पहले शहीद स्मारक जो था, क्या था, शहीद स्मारक की जहां अग्नि प्रज्वलित होती थी वहां पर ये लगाया गया 3D होलोग्राम। और ये अग्नि जो थी उसको कहां विलय कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है, राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वहां पर क्या कर दिया गया, युद्ध स्मारक पर इसे विलय कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन ये सब होने स्वाभाविक है, यानी कटाक्ष करना एक दूसरा काम है, लेकिन ये सब हो चुका है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है, बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया अभी हाल ही में। तो बाघों की घटती संख्या, उसको लेकर चिंता और आने वाले समय में इनके लिए सही आवास की व्यवस्था किस प्रकार हो, इसके लिए बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव जी जो हैं इन्होंने इसमें क्या किया, भाग लिया। किसके सहयोग से इसका आयोजन हुआ, तो मलेशिया के सहयोग से और ग्लोबल टाइगर फोरम जो है इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। इसका मतलब ए व बी दोनों ऑप्शन इसके सही जवाब है। भूपेंद्र यादव जी ने भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह है, कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कोयला दर्पण पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब क्या है मेरे मित्रों, कोयला दर्पण पोर्टल जो है कोयले का सही आवंटन हो, सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का इस पर अधिकार नहीं हो। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, झारखंड सरकार ने भी कुछ नहीं किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ नहीं किया। कोयला मंत्रालय जो है, इस कोयला मंत्रालय के द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल अभी हाल ही में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और आज आपको बता दिया मैंने एक डिजिटल संसद नाम से एक संसद भवन द्वारा भी एक ऐप क्या किया गया, लॉन्च किया गया। लेकिन यह जो है ये सब किसके लिए, सांसदों के लिए है, जो हमारे एमपीज हैं उन सब के लिए है। एमपीज जो हैं उन सब के लिए यह डिजिटल संसद ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में एक देश है जिसके प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला किया है, उस देश का आपको नाम बताना है क्या है। एक ऐसा देश है जिसकी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, उस समय उन्होंने कहा कि हम हमारे एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर करने वाले। इस देश में महात्मा गांधी के विरोध करने वाले बहुत हैं। उसका कारण यह है कि उनको पढ़ाने वाले, उनको बताने वाले लोग जो हैं वो इस प्रकार की विचारधारा में विश्वास करते हैं कि इनकी आलोचना करके हम चर्चा में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर में सर्वाधिक स्वीकार्यता जिस व्यक्ति की है उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है। ठीक है, दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को कोई पहचाने या न पहचाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखें महात्मा गांधी का आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर नाम लेोगे तो दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं। यहां पर है श्रीलंका है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो मॉरिशस है। क्या है, मॉरिशस में विकास परियोजनाओं का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया था, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। उसी समय जो है वो इन्होंने ऐसा कहा कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे यहां पर महात्मा गांधी के नाम पर इस प्रकार के जो हमारे मेट्रो स्टेशन है प्रमुख, उनको हम नाम रखने वाले। एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है मेरे मित्रों। यहां है, भारत के किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति बनी है, उस देश का नाम बताना है। आइसलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है। कौन सा ऐसा देश है जिस देश के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान विकास शुरू करने के लिए भारत ने सहमति बनाई है। तो आपको पता होगा यूरोप के देश हैं, ये सारे के सारे कहां के हैं, यूरोप के देश हैं। ठीक है, और इन देशों में आइसलैंड आता है, डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है। स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से भी इन देशों को पहचाना जाता है। किस नाम से, स्कैंडिनेवियाई जो देश है, इन स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं उनमें प्रमुख रूप से आइसलैंड आपका है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब है। लेकिन इसका सही जवाब मेरे हिसाब से आप लोग दे पा रहे हैं, डेनमार्क एकदम सही जवाब है।
डेनमार्क जो है यहां पर एक नहर का निर्माण किया गया, ये भी आपको बता रखा है कई बार। ये डेनमार्क देश जो है वो इस प्रकार का कुछ है। यहां पर आपका उत्तरी सागर पड़ता है, यहां पर क्या पड़ता है, उत्तरी सागर पड़ता है। यहां पर क्या पड़ता है आप लोगों का, यहां पर बाल्टिक सागर पड़ता है। यहां पर क्या पड़ता है, बाल्टिक सागर पड़ता है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया गया, जिस नहर का नाम क्या है, कील नहर है। उस नहर का नाम क्या है, कील नहर नाम से एक नहर यहां पर निकाली गई है। तो ये सब आप लोगों को आते हैं। हाँ, चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन क्या आ चुका है, जरा देखिएगा। यह है, यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है। यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की महिला जो है वो किसको चुना गया है। अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष यूरोपीय संसद ने किसे चुना है। तो नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, रोबर्टा मेट्सोला जो है, रोबर्टा मेट्सोला जो है, इनको यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुनी गई है। आयशा मलिक जो है, इन्हें पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर न्यायाधीश बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। इंदु मल्होत्रा का नाम आप लोग सब जानते हैं। इंदु मल्होत्रा को अभी हाल ही में पंजाब में किसकी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से जांच एजेंसियों अपनी अपनी जांच समिति जो गठित की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा आप सब बंद करो, ये नाटक मेरे पास भेजो, हम लोग एक समिति बनाएंगे। वो समिति इस सब प्रकार की क्या करेगी, जांच करेगी। और वो समिति जो बनाई है वो किसकी अध्यक्षता में बनी है, इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया गया है। तो ये सब आपको आता है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो है, आईपीएल 2022 में शामिल होने वाली नई टीम अहमदाबाद में अपना कप्तान किसे बनाया है। तो देखिएगा भैया, दो बात आपके सामने हम कर रहे हैं। राजस्थान का एक उभरता सितारा है, ठीक है, जिसका नाम आप लोगों को डॉट 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 दे रहा हूं, यहां पर है विश्नोई, ठीक है, विश्नोई, रवि विश्नोई का नाम आपने सुना होगा, यहां पर लिख देते हैं। चलो, रवि विश्नोई जो है, इनको एक तो आईपीएल की जो लखनऊ टीम है, कौन सी टीम है, लखनऊ जो टीम है, उस टीम ने इन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से खरीदा है अभी। और इसके अलावा ध्यान रखना, भारतीय टीम जो है, भारतीय जो टीम है उस टीम में इनका चुनाव किया गया। आगामी परीक्षाओं के लिए यह भी 5 स्टार सवाल बन रहा है राजस्थान की दृष्टि से, राजस्थान के जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। आईपीएल 2022 में शामिल होने वाली नई टीम जो है वो एक होगी अहमदाबाद टीम। इससे अपना कप्तान किसे बनाया, तो शिखर धवन को नहीं बनाया, विराट कोहली को नहीं बनाया, रोहित शर्मा को नहीं बनाया, हार्दिक पांड्या जो है इनको अपना कप्तान इन्होंने क्या किया है, बनाया है। चलिए अगला सवाल, रवि बिश्नोई का संबंध जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान के मारवाड़ की धरती जोधपुर से इनका क्या है, संबंध है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो मेरे मित्रों क्या है, जरा देखिएगा। यह है अगला सवाल, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। यानी भारत की ऐसी महिला खिलाड़ी, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। प्लस ध्यान रखना, इसे आईसीसी ने क्या किया गया, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी क्या किया है, दिया है। प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। तो चलिए इनके बारे में आप लोग बताइएगा मुझे जरूर, क्या होगा इसका सही जवाब। स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर भी है, और इन्हें आईसीसी ने अपनी वर्ल्ड जो क्रिकेट टीम है उसमें भी इन्हें क्या किया है, शामिल किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 5 स्टार सवाल है। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसे सवाल परीक्षाओं में जरूर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो है वो क्या है, यहां लिखा है 24 जनवरी को मनाए गए चौथे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी। चौथे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। आपको पता है 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इसकी थीम आपसे पूछिए, चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, चेंजिंग टूल्स, ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग, ये सब गलत है। इसका सही जवाब है चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी पहला ही इसका क्या है, सही जवाब होगा। तो चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये अंतरराष्ट्रीय चौथा शिक्षा दिवस जो मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उसकी थीम ये वाली रही है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त करने वाले जो हैं
वो विनोद शर्मा है, ये बता दिया। 5 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की गई। किस राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से इनका संबंध है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिक्किम जो राज्य है यहाँ के आपदा प्रबंधन संस्थान से जुड़े हुए हैं विनोद शर्मा जी, जिनको व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया था। और संस्था के तौर पर गुजरात की संस्था को 51 लाख रुपए प्रदान किए गए, 51 लाख। और भाई साहब को कितने दिए गए, 5 लाख रुपए प्रदान किए गए। ये आप लोग याद कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या है, जरा देखिएगा। यूनेस्को के नॉर्डिक देश जो हैं, नॉर्डिक देशों की किस नाव को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? अभी खूब चर्चा में है ये नाव भैया। नाव में आपको सवार होकर नहीं जाना है, लेकिन ध्यान रखना यूरोप के देशों ने अलग अलग जगह पर अपने उपनिवेश जब स्थापित किए थे तो इन नावों के द्वारा ये सफर किया करते थे। और इसी नाव का नाम आपको बताना है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है उसका नाम। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये जब सब देश हैं। कुछ देश, फिनलैंड देखो स्कैंडिनेवियाई देश में शामिल नहीं है, लेकिन ये नॉर्डिक देशों में शामिल है। ठीक है, फिनलैंड जो है वो किस में शामिल नहीं है, स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं है, लेकिन फिनलैंड जो है वो नॉर्डिक देशों में क्या है, शामिल है। इनकी जो नाव है उसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है, क्लिंकर नाव है। क्या है, क्लिंकर जो नाव है, इस नाव को अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया। ये नाव वाव कुछ नहीं है, ऐसे ही नाम लिखे गए नीचे वाले, क्लिंकर नाव एक ही है इसमें जो सही जवाब है इसका। और अगले सवाल पर हम अगर बढ़ें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, 24 जनवरी को 2 दिवस मनाए गए हैं। एक तो आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक तो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 तारीख को, बालिका दिवस जो है वो मनाया गया इस दिन। और एक जो दिवस है वो क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया गया। इसका सही जवाब क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे पहली बार कब शुरू किया गया था, तो आपको मैंने बताया था कि 2008 में इसे पहली बार क्या है, हाँ जी, पहली बार इसे 2008 में क्या किया गया था, मनाना शुरू किया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-22 के वितरण किए गए, जो कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें शामिल नहीं है, कौन सी श्रेणी में नहीं दिया जाता? तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए, उसमें राजस्थान की बालिका को भी प्रदान किए गए। ठीक है, गौरी माहेश्वरी उनका नाम है, उसको सुलेख के लिए प्रदान किया था। राजस्थान के अजमेर से उनका संबंध है, ये भी बताया था आपको। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 ये कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है, 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्लस एक इसमें मेडल दिया जाता है। सामाजिक सेवा और शैक्षिक क्षेत्र में दिया जाता है, एकदम सही है। खेल और कला में दिया जाता है, संस्कृति और वीरता में दिया जाता है, लेकिन साहित्य और पत्रकारिता में ऐसा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। साहित्य और पत्रकारिता में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलो जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, यह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मैंने अभी अभी बता दी भैया, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितने? 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इस पुरस्कार के तहत जो है वो आपकी राशि प्रदान की जाती है, और वो राशि कितनी है आपकी? 1 लाख रुपए की राशि है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। यहां पर सवाल है, गणतंत्र दिवस समारोह के पश्चात आयोजित होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अबाइड विथ मी के स्थान पर कौन सी थीम बजाई गई? तो आपको देखा होगा कल शाम को आपने, बीटिंग द रिट्रीट जो है इस समारोह का आयोजन किया गया। अबाइड विथ मी जो है वो गांधी जी को एक पसंदीदा थी, लेकिन ये विदेशी थी। क्या थी? विदेशी धुन थी, विदेशी। अभी जो इस बार आयोजन हुआ है उसमें सारी की सारी प्रधानमंत्री मोदी जब से बने उस दिन से जितनी भी विदेशी धुन थी उन सब धुन को क्या कर दिया गया, धीरे धीरे करके बंद किया गया। अंतिम जो एक धुन विदेशी बची थी वो थी अबाइड विथ मी, उसको भी हटा दिया गया, और उसके स्थान पर इस बार के प्रोग्राम में कोई भी विदेशी धुन नहीं बजाएगी। सारी की सारी धुन जो है वो स्वदेशी थी इस बार। ए मेरे वतन के लोगों, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, माँ तुझे सलाम, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सब नहीं है। ठीक है, इस बार ए मेरे वतन के लोगों जो है वो अबाइड विथ मी के स्थान पर क्या की गई, बजाई गई थी। ए मेरे वतन के लोगों, मैंने बता दिया लता मंगेशकर ने इसको क्या किया था, गाया था। ठीक है, चलिए प्रदीप कुमार जो है उनके द्वारा इसको लिखा गया था। अगला सवाल आपके सामने जो है वो क्या है, जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहां लगाया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश में लगाया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तैरने वाला जो है
वो एक सोलर प्लांट जो है वो यहां पर लगाया गया है। सोलर पावर प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश में क्या किया गया, लगाया गया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो आईसीसी से संबंधित है। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 का पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो यहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। मोहम्मद रिजवान जो है इनको क्या किया गया, टी20 जो है, मोहम्मद रिजवान को टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया, मोहम्मद रिजवान को। और जानेमल मलान जो है, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, महिला के संबंध में है। तो आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 का टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो मोहम्मद रिजवान का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बुर्किना फासो की राजधानी क्या है जहां राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी की घटना हुई और उसके बाद राष्ट्रपति जो उसका भयंकर विरोध वहां पर हो रहा था उसका कारण भी यही था, ठीक है। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है जहां पर राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी की घटना हुई? तो नूसंतारा कहां की नई राजधानी बनी है? तो ये राजधानी बनी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी जो है वो बोर्निया के जंगलों में बनाई है। कहां पर? बोर्निया के जो जंगल है, बोर्निया के जो जंगल है, बोर्निया के जंगलों में अपनी नई राजधानी जो है वो स्थापित की है इंडोनेशिया ने। पहले यहाँ की राजधानी क्या थी? तो जकार्ता वो है ही, लेकिन वहां जनसंख्या ज्यादा हो गई और जगह कम पड़ गई, तो नई राजधानी नूसंतारा को बनाया गया है, ठीक है। ओ ही गयो या कोबेरे या जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया की प्राचीन राजधानी है। कोबेरे ये जो है बुर्किना फासो जो देश है, ये बुर्किना फासो जो है ना, ये ध्यान रखना, यहां पर ये आपका क्या है, अफ्रीका है। इस अफ्रीका के यहां यानी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी अफ्रीका जो है, यहां पर आपका एक देश पड़ता है माली। माली से ठीक नीचे एक देश आता है जिसका नाम क्या है, बुर्किना फासो है। क्या है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है, ये बुर्किना फासो यहां पड़ता है। तो बुर्किना फासो जो है, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है कोबेरे। अगर आपने न्यूज़पेपर उस दिन का पढ़ा है तो न्यूज़पेपर में जरूर आया था ये कोबेरे जो है, इसका भयंकर विरोध हुआ। ये राष्ट्रपति है यहाँ के। और ओही गोया जो है वो यहाँ की राजधानी है। ओही गोया जो है यहाँ की क्या है, राजधानी है। ओही गोया बुर्किना फासो जो देश है इसकी क्या है, राजधानी है। चलिए अगला सवाल। इस तरीके के सवाल बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आप अगर आईएएस का प्री का एग्जाम का पेपर उठाकर देखोगे तो इस प्रकार की घटित घटनाओं पर बहुत सारे सवाल उन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो मैप बेस्ड होते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी ये बताना है। तो 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए गए। एक तो 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, एक मनाया गया मतदान दिवस। 2 दिवस इस दिन रहे थे, मतदाता दिवस, सॉरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। इसकी थीम आपको बतानी, ग्रामीण पर्यटन श्रेष्ठ पर्यटन। ये तो नहीं है। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ये एकदम सही जवाब है। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित जो पर्यटन है वो इस बार के, इस वर्ष की क्या रही थी, थीम रही थी। तो ये एकदम सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो किसके संदर्भ में, जरा देखिए। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पोचमपल्ली गांव में किया गया, जो कहां पर स्थित है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया कितनी तारीख को, ये मनाया गया 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव जो है वो तेलंगाना में पड़ता है। कहां पर? तेलंगाना में। और ये पोचमपल्ली गांव को अभी क्या किया गया था आपको पता है, यूएनओ के द्वारा बेस्ट गांव घोषित किया गया था। इसे पुरस्कृत भी किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तेलंगाना के इस गांव को, जहां पर बुनकरों के गांव के नाम से इसे क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, जहां की जो साड़ियां हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। तेलंगाना में ये स्थित है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। तेलंगाना जून 2014 में राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ये भी ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम आपको बतानी है। 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। चुनाव हमारा अधिकार, चुने अपनी सरकार, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये सब नहीं है, इसका सही जवाब पहला ही है। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना जो है 25 जनवरी को मनाए गए 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रही। चुनावों को समावेशी, सुगम और क्या करना है, सहभागी बनाना है, इस बार की ये थीम रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की गई जो पत्रिका है, उन पत्रिकाओं के नाम बताने हैं। तो दोनों ही पत्रिका प्रकाशित की गई है। ठीक है, अभी हाल ही में किरण रिजिजू जी और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे सुशील कुमार जी, उनके नेतृत्व में, देखिएगा चुनाव आयोग में आपको पता होगा एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, और उसके अलावा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और उसके बाद उपखंड स्तर पर अलग अलग तरीके के चुनाव अधिकारी क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं।
12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है वो है लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन प्लेजिंग टू वोट ए डिकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया। ये दोनों ही पत्रिकाएं जो है वो इस समय प्रकाशित की गई। अगला सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या है। यह है आईसीसी के पुरस्कारों के संदर्भ में आईसीसी महिला खिलाड़ी, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वैसे टेमी ब्यूमेंट जो है वो अलग है, स्मृति मंधाना, गेबी लुइस, नट साइवर। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, स्मृति मंधाना को आईसीसी ने, किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का चुनाव किया है उसको। तो इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना को। इसमें देखिए 3 याद करिएगा अलग अलग, एक प्लेयर ऑफ द ईयर याद करिए, एक T20 प्लेयर ऑफ द ईयर याद करिए, एक ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर याद करिए, एक टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिलाड़ी है उसको भी याद करिए। ऐसे सवाल आपको याद करने हैं। तो कितने सवाल हो गए, एक ऊपर वाला प्लेयर ऑफ द ईयर, उसके बाद दूसरा T20, तीसरा ओडीआई और चौथा जो है वो टेस्ट का। और ये 4 सवाल है, 4 को 2 से गुणा कर दो, बराबर हो गए 8 सवाल। 8 ऐसे हो गए, 4 आपको मेल के याद करने और 4 ही फीमेल के याद करने। महिला और पुरुष अलग अलग खिलाड़ियों का चुनाव किया गया इसमें। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है, किस राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी को सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जीता है अभी हाल ही में, किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जो है वो अभी जीता है। लक्ष्य सेन ने दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में हासिल किया। किदाम्बी श्रीकांत ने जो बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है, बैडमिंटन वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ वो किसने जीता, किदाम्बी श्रीकांत ने। लक्ष्य सेन ने अभी दिल्ली में जो आयोजित हुई ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता, इंडियन बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता, वो खिताब इन्होंने जीता है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ये सब आई गए, देख लो धीरे धीरे करके क्या आया है, जरा इसको तो पढ़ो भैया। निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है क्या है। पहला है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 का पुरुष का शाहीन अफरीदी को दिया गया है। शाहीन अफरीदी जो है इनको आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। और स्मृति मंधाना को महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया गया। स्मृति मंधाना, ये आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष और महिला। फिर टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का जॉय रूट को दिया गया है। ठीक है, जॉय रूट जो है वो पुरुष खिलाड़ी है। क्या है, पुरुष खिलाड़ी है। आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 बाबर आजम को दिया गया। और T20 पुरुष का जो है वो रिजवान को दिया गया। T20 का किसको दिया गया है, रिजवान जो है, रिजवान को दिया गया। ये रिजवान पाकिस्तान के हैं और बाबर आजम भी पाकिस्तान के। और आईसीसी ने अपनी जो क्रिकेट टीम बनाई है ओडीआई की, उस क्रिकेट टीम में भी बाबर आजम को कप्तानी दी गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सभी सवाल आपके क्या है, एकदम सही है। चलिए अगले सवाल पर बात करें, सब आ जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं मेरे मित्रों। यहां पर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून तक के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्षों में देश के 20% गरीब लोगों की आमदनी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो मेरे दोस्तों, देश चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के 2-2 हजार रुपए कब आएंगे इसके भरोसे। बैंकों में जाकर देखोगे, जिस दिन प्रधानमंत्री 2 हजार रुपए बैंक में डाल देते हैं उस दिन बैंक में जो है वो लोगों की भीड़ इतनी हो जाती है कि बैंक वालों को फुर्सत नहीं मिलती है। तो देश कमाने में कम और देश से सब्सिडी पर ज्यादा विश्वास करने लग गया है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून तक के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्षों में 20% जो गरीब लोग हैं उनकी आमदनी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। देखो 20% अमीर लोग और 20% गरीब लोगों की हम अगर बात करें तो इनकी आमदनी में तो गिरावट दर्ज की गई है और इनकी आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये जो है इनकी तो आमदनी में 53% की कमी दर्ज की गई है और इनकी आमदनी में 39% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन्होंने कोविड-19 का उठाया है फायदा और इन्होंने कोविड-19 को गुजारा है सब्सिडी के भरोसे। फर्क ये है बस, ठीक है। तो देश की सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, देश की जनता को भी बहुत कुछ करना होगा देश की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान देने के लिए, तब देश आगे बढ़ेगा। तो सब्सिडी के भरोसे नहीं बैठे, खुद पर भरोसा करें और विश्वास करते हुए अपने नए नए स्टार्टअप जो है वो देश दुनिया में शुरू करें। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 53% जो फीसदी है वो गिरावट दर्ज की गई है इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। चलिए अगले सवाल पर हमारा जो सवाल है वो ये वाला है। क्या है सवाल, जरा देखिए। असंगठित क्षेत्र वह प्रवासी मजदूरी के लिए नई रोजगार योजना कौन सा मंत्रालय जारी करने जा रहा है। इसमें से एक मंत्रालय है
जो नई रोजगार नीति लेकर आने वाला है। एक तो राज्य है जो नए रोजगार को शुरू करने के लिए रोजगार नीति ला रहा है, उस राज्य का नाम क्या है? ठीक है, उस राज्य का जो नाम है, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो भारत सरकार का है, वो भी एक रोजगार योजना जो है उसको शुरू करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है वो ये वाला है कि पेरू में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया। सही बात है, पेरू में ऐसा हो गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है वो नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेताजी पुरस्कार 2021 से उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले वर्ष का पद्म विभूषण पुरस्कार भी शिंजो आबे को दिया गया था। तो दोनों सवाल सही हैं। यहां पर आपके पेरू में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल लगा दिया गया और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो है उनको नेताजी पुरस्कार 2021 से भी नवाजा जाना है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। ये है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इनमें से आपको बताना है किसको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किसको इनमें से किसको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा, यह आपको बताना है। निम्न में से किसको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा? विपिन रावत साहब को, कल्याण सिंह जी को, राधेश्याम खेमका को, सुश्री प्रभा को। तो ये सभी सही है आपके, इन सभी को पद्म विभूषण दिया जाएगा। ये हमारे पूर्व जनरल रह चुके हैं, पूर्व सीडीएस हमारे रहे हैं विपिन रावत साहब, और कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया है और इनका संबंध जो है वो उत्तराखंड से रहा है। कल्याण सिंह जी का संबंध उत्तर प्रदेश से, राजस्थान के भी राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। राधेश्याम खेमका गीता प्रेस गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है राधेश्याम खेमका। सुश्री प्रभा का संबंध जो है वो पश्चिमी बंगाल से रहा है। और इन सब को क्या दिया गया? ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से इन 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत जो है वो देश के नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। अगला सवाल जो है वो पद्म किसके बारे में है? देखिए पद्म भूषण से संबंधित है। और ये पद्म भूषण पुरस्कार जो है, पद्म विभूषण पुरस्कार तो कितने लोगों को? 4 लोगों को दिए गए। उसके बाद 17 लोगों को पद्म भूषण दिए गए और 107 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। पद्म भूषण 2022 से सम्मानित होने का अवसर गुलाम नबी आजाद को प्राप्त हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। राजीव महर्षि हमारे पूर्व सीएजी रह चुके हैं और सत्य नडेला जो है वो भी है माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं। तो इन सभी को क्या दिया गया है? गुलाम नबी आजाद, राजीव महर्षि और सत्य नडेला, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। रट्टा मार लेना इन सब का भैया, 5 स्टार सवाल करा रहा हूं सारे के सारे। निम्न में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाना है, यह भी जरा देख लीजिएगा। सुंदर पिचई है, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला आपको पता है वैक्सीन जो है भारत बायोटेक उससे संबंधित है। विक्टर बनर्जी का संबंध पश्चिमी बंगाल से है। तो सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, गूगल के क्या है? सीईओ हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। साइरस पूनावाला, विक्टर बनर्जी। साइरस पूनावाला का संबंध क्या है? भारत बायोटेक से। भारत बायोटेक और एक सीरम इंस्टीट्यूट जो है, इन दोनों कंपनियों के जो मालिक हैं, इन दोनों को क्या किया गया? सम्मानित करने का मौका पद्म भूषण पुरस्कार से इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? उपरोक्त सभी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। यहां पर एक और अच्छे सवाल को फॉर्मेट में आपके सामने रखा गया है। ये क्या है जरा देखिएगा। यहाँ है पद्म भूषण विभूषण 2022 सम्मान प्राप्तकर्ताओं के संदर्भ में आपको बताना है असत्य कथन इसका कौन सा है। तो यहां दिया गया आपको कि सुश्री प्रभा अत्रे जो है कलाकार है, और सॉरी मैंने इनको शायद पश्चिमी बंगाल से एक यहां पर आपको बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र से संबंधित है, पश्चिमी बंगाल से नहीं है। प्रभा अत्रे जो है वो कला क्षेत्र से संबंधित है और महाराष्ट्र से है। शायद पीछे मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा बोल दिया होगा कि ये जो है वो कहां से संबंधित है? पश्चिमी बंगाल से, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना ये पश्चिमी बंगाल से नहीं है, कहां से? महाराष्ट्र से। तो पश्चिमी बंगाल से जो बनर्जी का नाम अभी आया था वो संबंधित है। राधेश्याम खेमका साहित्य वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े और गीता प्रेस गोरखपुर के प्रमुख रहे। मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया। जनरल विपिन रावत साहब सिविल सेवा में इनको दिया गया, ये पक्का याद कर लेना भैया, रक्षा क्षेत्र नहीं है, सिविल सेवा में दिया गया। कल्याण सिंह जी जो है वो लोक कार्य के लिए उनको दिया गया है और राजस्थान से इनका संबंध नहीं रहा है, यानी राजस्थान से ये राज्यपाल जरूर रहे हैं, लेकिन जन्म के हिसाब से अगर बात करें तो इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से रहा। ये एक असत्य कथन है, ये ध्यान रखना है। क्या है? असत्य कथन है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां पर है हाल ही में
25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया और 1971 में इसे भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? तो देखिए 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी को आपने 2 दिवस मना लिए और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा? 18वां राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल आपके सामने क्या है? ये है 18वां इसका सही जवाब है। 18वां इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या है। दिल्ली सरकार ने अपने कार्यालयों में किन की तस्वीर लगाने का फैसला अभी हाल ही में किया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी तस्वीर अपने कार्यालयों में लगाने के लिए फैसला कर लिया है? उस व्यक्ति का नाम है भगत सिंह और बी आर अंबेडकर। इन दोनों की प्रतिमा दिल्ली सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में इनकी फोटो क्या की जाएगी? लगाई जाएगी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है वो है, हाल ही में जेवेलिन थ्रू खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? नीरज चोपड़ा को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो नीरज चोपड़ा को पद्मश्री भी, ये तो है नागरिक सम्मान, ये तो क्या है? नागरिक सम्मान है। ये नागरिक सम्मान है और ये वीरता पुरस्कार है, यानी सेवा के लिए दिया गया है। इनको वीरता पुरस्कारों में सेना की तरफ से परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया और नागरिक सम्मान के तौर पर पद्मश्री दिया गया और ए व बी दोनों सही है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को जेवेलिन थ्रो में जो है वो गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यह 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है अभी हाल ही में? तो लद्दाख ने इस प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने जीती है और इसका आयोजन कहां किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल है 39 नंबर सवाल है, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास का संबंध किस संगठन से है और हाल ही में आरंभ किया गया है? तो देखिए जो यूक्रेन और रूस का विवाद था उसको लेकर के नाटो ने अपना एक जो है वो युद्धाभ्यास शुरू किया जिसका नाम था नेपच्यून स्ट्राइक। नेपच्यून स्ट्राइक नाम से एक युद्धाभ्यास जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये 2022 का समुद्री अभ्यास जो है वो नाटो के द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो, राष्ट्रपति सुरक्षा बेड़े में शामिल किस घोड़े को 26 जनवरी 2022 को रिटायर कर दिया गया है? सेना में विशिष्ट सेवा के लिए प्रशंसा प्राप्त करने वाले घोड़े के रूप में इसे जाना जाता है। तो सेना में प्रशंसा प्राप्त करने वाला घोड़ा है और जनवरी 26 2022 को रिटायर कर दिया गया। उस घोड़े का नाम क्या है? विराट है। उस घोड़े का नाम क्या है? विराट घोड़ा है। अशोक नहीं है, जगुआर नहीं है और संग्राम नाम का जो है वो क्या रहा है? ऊंट रहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर 41 नंबर सवाल, भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहे हैं? भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई और भारत के ही नरेंद्र मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है फटाफट देख लो क्योंकि ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं, इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोग भूले नहीं, आपका कोई सवाल छूटे नहीं। 26 जनवरी के गणतंत्रता दिवस समारोह में भारत में मुख्य अतिथि कोई भी नहीं आया। इस बार आने वाले थे मध्य एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष। मध्य एशिया के राष्ट्राध्यक्ष इसमें आने वाले थे लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया कोविड-19 के कारण, तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रपति ने बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। बाबूराम का संबंध कहां से है ये बताना है। तो बाबूराम का संबंध जम्मू कश्मीर से है, यानी कहां से? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। इनके बेटे और पत्नी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया राष्ट्रपति जी के हाथों। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसके ये क्या रहे हैं? संबंध इनका रहा है। 44 नंबर सवाल आपके सामने है और आज की क्लास के हिसाब से अगर बात करें तो ये सवाल है 58 नंबर। तो ये देख लीजिएगा, गणतंत्र दिवस जो है, गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल कब से कब तक मनाया जाएगा? तो मैंने कहा था आप लोगों से 23 तारीख से 30 तारीख तक। 23 तारीख जो है, इस 23 तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और आज कितनी तारीख है भैया? आज है 30 तारीख है क्या? तो 30 तारीख को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से तेरा वर, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार, रहे ना रहे। ऐसे हमारे जो शहीद हैं उन सबको याद करने का दिवस है। तो 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक हमारा गणतंत्र दिवस अब हर साल मनाया जाएगा। तो 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी याद में पराक्रम दिवस मनाते हैं और शहीद दिवस आज के दिन क्या किया जाता है?
और मनाया जाता है 30 तारीख को। कौन सी घटना घटित हुई थी? मेरे हिसाब से भारत का कोई भी व्यक्ति इससे अपरिचित नहीं होगा। चलिए अगला सवाल जो है वो देखिए क्या है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष सोमनाथन जो हैं और उन्होंने एसएसएलवी D1 जो माइक्रोसेट नाम का एक उपग्रह जो शॉर्ट रेंज उपग्रह है, ये एसएलवी क्या है? एसएसएलवी जो है जिस प्रकार पीएसएलवी होता है वैसे ही एसएसएलवी है, ठीक है। पीएसएलवी वीएसएलवी ये सब जो है इस प्रकार का है, एक यान है, ये उपग्रह यान है। एसएसएलवी D1 माइक्रोसेट उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया जाना है? तो अप्रैल 2022 में इसे क्या कर दिया जाएगा? प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सर रिवीजन करा दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जरूर कराएंगे, चिंता मत करो भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ जी, अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहां पर मित्रों। असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो यह रतन टाटा जो है इनको दिए जाने की घोषणा की। और टाटा ग्रुप जो है, कौन सा ग्रुप? टाटा ग्रुप ने आधिकारिक रूप से इंडियन एयरलाइंस का अधिग्रहण कर लिया है। क्या कर लिया? इंडियन एयरलाइंस जो है, इंडियन एयरलाइंस जो है इनको क्या कर लिया है? इसको अधिग्रहित कर लिया गया है, टाटा ग्रुप के द्वारा वापस इससे शामिल कर लिया गया है। तो असम वैभव पुरस्कार टाटा ग्रुप के रतन टाटा को प्रदान किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। और भारतीय मसालों को विदेशों तक पहुंचाने के लिए, दुनिया भर में इसका व्यापार करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बोर्ड का गठन 1986 में किया गया था। 1986 में भारतीय मसाला बोर्ड का गठन किया गया। आज दुनिया भर में 41% मसाला जो है वो हमारे द्वारा क्या किया जाता है? भेजा जाता है, उत्पादित किया जाता है। इतनी हमारी इसमें क्षमताएं हैं। चलिए अगला सवाल है, यहाँ भारत और इजराइल के मध्य अभी हाल ही में कितने वर्ष जो है वो राजनीतिक संबंधों की गठन जो है वो 29 तारीख को पूरे हो गए, जिसके उपलक्ष्य में हमने क्या किया? दोनों देशों ने स्मारक लोगो जो है वो जारी किया। तो मैंने बताया था इस प्रकार का एक लोगो जो दोनों देशों ने जारी किया है, उसमें हमारा यहाँ पर अशोक चक्र बनाया गया है। इस प्रकार का एक लोगो जो है वो जारी कर दिया गया, यहाँ पर उसमें 3 लिखा गया। ये इस प्रकार का लोगो जो है वो जारी किया गया। तो इस 30 का और इस अशोक चक्र का मतलब आप समझ गए। तो आपको समझ जाना है 30 वर्ष जो है वो इजराइल और भारत के संबंधों को गठित किए हुए हो गए हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा मेरे मित्रों, क्या है आपका? 73वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर वायुसेना की पहली महिला रफाल फाइटर जिसे झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया, वह महिला कौन है? तो पहली महिला रफाल उड़ाने वाली जो फाइटर पायलट है उसका नाम शिवांगी सिंह है। और इन्हीं की जो स्टेच्यू है वो 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस की एयरफोर्स की जो झांकी थी उसमें प्रदर्शित किया गया था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यह है मेरे मित्रों आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इसके बाद आपसे लेंगे विदा। तो एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, इस कंपनी का नया चेयरमैन व एमडी किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी एचपीसीएल जिसका नाम है, इस कंपनी के कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन और एमडी अभी हाल ही में किसे बनाया गया? तो पुष्प कुमार जोशी है, मुकेश कुमार सुराना है, राजीव कुमार है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी है। तो मुकेश कुमार सुराना के स्थान पर किसको बना दिया गया है? पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया। पुष्प कुमार जोशी को मुकेश कुमार सुराना के स्थान पर बनाया। राजीव कुमार हमारे पूर्व में सीएजी रह चुके राजीव महर्षि, और राजीव कुमार अभी हाल ही में आपको पता होगा नीति आयोग की जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनमें राजीव कुमार का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी राजस्थान से संबंधित है, कलाकार हैं। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है रामदयाल शर्मा। रामदयाल क्या है? रामदयाल शर्मा भी राजस्थान से संबंधित है। इन दोनों को कला क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। और खेल क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार किसको दिया गया है? तो खेल क्षेत्र में दिया गया अवनी लेखरा को खेल क्षेत्र में दिया गया पद्म श्री पुरस्कार। पद्म भूषण जो है वो किसको दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार राजस्थान के एक तो राजीव महर्षि को दिया गया, राजीव साहब को दिया गया। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया जो है इनको दिया गया। इनका संबंध चूरू जिले की जो सादुलपुर तहसील है, चूरू जिले की कौन सी तहसील है? सादुलपुर तहसील के झाझड़ियों की ढाणी गांव से संबंधित है। ये सादुलपुर जो कस्बा है वो बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह जो राजस्थान एकीकरण के समय थे, सादुल सिंह के नाम पर सादुलपुर कस्बा क्या किया गया? बसाया गया। बीकानेर के शासक थे सादुल सिंह, जो राजस्थान के एकीकरण का कार्य चल रहा था
राजस्थान की 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और एक केंद्र शासित जो प्रदेश था, उनका जब एकीकरण किया जा रहा था उस समय जो है वो ध्यान रखना मेरे मित्रों, उस समय राजस्थान की बीकानेर रियासत के महाराजा जो थे वो शार्दुल सिंह थे। और बीकानेर के महाराजा जो है, भारतीय जब एकीकरण हो रहा था रियासतों का, उस समय बीकानेर के वो शासक थे जिन्होंने पहली बार विलय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए। बीकानेर वो पहली रियासत है जिसने विलय पत्र पर भारत में विलय होने के लिए हस्ताक्षर किए थे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की क्लास में लगभग मैंने 60 सवालों को कवर करने की कोशिश की है। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर वापस मिलते हैं कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।